हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 6 को देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुई, उनको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर 5 को कंप्लीट किए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं को देखे, जिसमें अफ्रीका और यूरोप में कैसी परंपराएं थी, कैसे सांस्कृतिक परंपराएं को डेवलप हुई, उन सब को हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 5 में कंप्लीट किए। और आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 को आज कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट है जो पहले उनको हम लोग देखते हैं, क्या क्या है देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबी है, इस कारण से हम लोग 2 पार्ट में इनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं आधुनिकीकरण की ओर देखते हैं क्या है। पिछली भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव, जैसा कि आप समझ गए होंगे। मॉडर्न विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा, इसी समय हुई। खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य में विश्व इतिहास के 2 अन्य परिवर्तनों में ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। यह थे औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया, और राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति। पूछा जाता है अमेरिकी क्रांति कब हुआ, तो 1776 से 81 ईस्वी में हुई, 1781 में। और फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1789 से 1794 ईस्वी तक हुई। ब्रिटेन, जो लंदन है, दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा, और पिछली कक्षा में आपने इसका अध्ययन किया, ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण में दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना, जो मॉडल होता है, प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। हालांकि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधित सबसे पहले कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों में बहुत कुछ सीखा, फिर अब उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधा अनुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का डेवलप औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे के आविष्कार इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत थी। अन्य देशों जैसे कि रूस में औद्योगिक विकास काफ़ी देर से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही है। निस्संदेह ब्रिटेन और औद्योगिक विकास ने अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियाँ रहे हैं, और औद्योगिक प्रगति को प्रभावित किया। इसने यह भी दर्शाया कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया को जोड़ता 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग की एक इंजन वाले हवाई जहाज़ में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा करते हुए चार्ल्स लिंडबर्ग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गरीब मजदूर, खास कर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय रोग और हैजा तथा तपेदिक की महामारियाँ, इसी तरह के विषय। साथ में आप जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुई औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया गया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका जो होते हैं, इसके साइड में दक्षिण अफ्रीका, और ये अफ्रीका हुई, इससे ऊपर जो होते हैं ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, फिर इधर ये एशिया है, ठीक। इस तरह से देख सकते हैं। अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, और उपनिवेश द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने उन्हें ज़मीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मूल निवासी, जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नज़र से देखते आते थे, का पूछना था कि अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं है तो उसे कोई कैसे खरीद सकता। मूल निवासियों को ज़मीन, मछली और जानवरों का मालिकाना हक जताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई।
उन्होंने इन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीज़ों के आदान-प्रदान की ज़रूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार यानी प्राइज़ में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासी ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटाने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्यधारा से जुड़े। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया के सत्ताधारियों ने उनकी परंपराएं और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। ठीक है, किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्यधारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की संस्कृति के निर्माण को इफेक्ट करती है। पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारी, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग जो थे यूरोप के, जो फ्रांस, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, ये सब जो है इनके गोरे लोग बस गए। जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन भारत में कब्जा किए सिद्ध औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। चीन एशिया में पड़ता है। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामले में दखल अंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेशवाद का हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसा कि पश्चिम या जापान में सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद का एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर केंद्रित दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का है। यहाँ देखते हैं हम दुनिया देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दुनिया को जोड़ना। जे लिप्लिट्स की फिगर नामक मूर्ति जो उन्होंने 1920 के दशक में बनाई, इस पर मध्य अफ्रीका जो है यूरोप से जो है दक्षिण की और जो है मध्य अफ्रीका जो हो गया आपको साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, की मूर्ति कला का असर है, देख सकते हैं। दुनिया को जोड़ता जापान की जैन चित्रकारी, पश्चिम कलाकार ऐसे चित्रों की प्रशंसा करते थे। 1920 के दशक के अमेरिका जैन का प्रभाव निराकार अभिव्यंजनवादी चित्रकारी पर पड़ा, देख सकते हैं। समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों की जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूहों, समुदायों तथा सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश जो है राष्ट्रीय की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। पश्चिमी देश जो होते हैं वो आपको अफ्रीका की बात करें तो उसमें होते हैं मोरिटेनिया वगैरह जो होते हैं, ये माली, अल्जीरिया, ये सब, और नॉर्थ अमेरिका में भी होते हैं कुछ जो महादेश होते हैं। प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहाँ जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय या धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई। यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा। सेम जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को प्रोजेक्ट मिले हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापानी और चीनी एग्जाम्पल के साथ साथ ताइवान और दक्षिण
दक्षिण कोरिया के उदाहरणों में बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा। कौन? जापान। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले 20वीं सदी के दौरान तेज़ी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध, इसका काल था 1939 से 45 तक 19 था। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में वृद्धि हुई। शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि विषय 7 में दिखाता है। उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ था। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी। सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग लॉर्ड वगैरह का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती साल में चीनी साम्यवादी पार्टी, इम्पोर्टेंट है, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश में कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे हैं। इसके बावजूद देश में एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजिक दमन में 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान दिया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफ़ी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई, और क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद का पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय करवाएगा। देखते हैं हम लोग कालक्रम को देखेंगे। लगभग 1700 से 2000 ईस्वी के बीच की यह काल रेखा आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हुई, कैसी कैसी घटनाएं हुई, कैसे डेवलप हुई, इनको किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या क्या योगदान दिए, किन्होंने कितने बलिदान दिए, किसने किस तरह से अपनी सेवा की, उन सबको देखेंगे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में अफ्रीका जो है, अफ्रीका के अंतर्गत नाइजर हो गया, चार, सुदान, माली, नाइजीरिया, साउथ सुदान, उसके बाद साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, ये सब जितने, अंगोला जितना भी है, ये सब, मोरक्को, सब आता है अफ्रीका के अंतर्गत। दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी ये यहाँ रंग भेद थे। ये अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है, यहाँ इधर एशिया है, ठीक है। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया यहाँ होता है, और मान के चलिए ये अफ्रीका है तो इधर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ हो जाएगा आपको क्या, तो साउथ अमेरिका, ठीक है। रंग भेद शासन की स्थापना यूरोप में सामाजिक आंदोलनों, राज्यों के निर्माण, साम्राज्यिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतांत्रिक और उपनिवेशी विरोधी आंदोलनों के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ अन्वेषणों और टेक्नोलॉजी विकास के बारे में जानकारी देगी, ठीक है। जैसा कि आप सभी काले रेखाओं के साथ हुआ, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं रोक के। देखते हैं अफ्रीका में क्या क्या डेवलप हुई और यूरोप में क्या क्या हुआ। 1720 से 1730 के दशक में पश्चिम अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा अगाज 1724 से 1734 में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1730 से 40 के बीच की बात है। कैरोलस लिनेयस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली
की खोज 1735 में यूरोप में की, ठीक है। फिर 1750 से 1760 के दशक में देख सकते हैं, ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक, जिसको कहते हैं चेचक, 1755 का प्रकोप हुआ, जिसे नाविकों ने फैलाया था, ठीक है। फिर 1770 से 1780 के दशक में अफ्रीका में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी उपनिवेशिक शक्तियाँ दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को, अश्वेत का मतलब होता है काले, प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिसमें 2/3 समुद्री, कितना 2/3 समुद्री दो यात्रा के दौरान भी मर जाते थे, देख सकते हैं। फिर रूस में इमेलियन पगाचेव ने कृषक विद्रोह 1773 से 75 का नेतृत्व किया। 1780 से 90 के बीच हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 का है, प्रारंभ हुआ। फिर 1800 से 1810 के बीच मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। 1805 से 1848 में मिस्र ओटोमन साम्राज्य से अलग हो गया, देख सकते हैं। फिर 1820 से 30 के बीच पश्चिम अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना 1822 में, जो स्वतंत्र दासों का एक देश था। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। 1823 में इंग्लैंड में रेलगाड़ी चलाई गई, इंपॉर्टेंट है, 1825 में पूछा जाता है ये। 1830 से 40 में अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 1847 के आंदोलन किया। फिर 1840 से 50 के बीच की अनेक यूरोपीय देशों ने उदारवादी और सामाजिक आंदोलन 1848 में की, देख सकते हैं हम। अफ्रीका और यूरोप की 1860 से 70 के बीच विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई, ठीक है। यूरोप में रूसी कृषि दासों को स्वतंत्र किया गया 1861 में। फिर 1870 से 80 के बीच जर्मनी और इटली के एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। 1880 से 90 में यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1890 से 1900 में पहली फिल्म का निर्माण। 1895 में पहला ओलंपिक खेल एथेंस, यूरोप के एथेंस में संपन्न हुआ। 1896, ये नोट कर लेंगे, स्टार लगा देते हैं। 1900 से 1910 में महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, 1906 में, इम्पोर्टेंट है। 1910 से 20 में दक्षिण अफ्रीका में स्वायत्त लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए गए। 1913 में प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18, 1917 में रूसी क्रांति, इम्पोर्टेंट है। 1920 से 30 के दशक में मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना। 1923 में, इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा देंगे। 1930 से 40 ईस्वी के बीच में अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई। 1931 में यूरोप में हिटलर ने जर्मन शासक की बागडोर हटिया ली। 1933 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 45, इम्पोर्टेंट है। 1940 से 50 का जो काल था, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय। 1948 में रंग भेद की नीति की भी स्थापना उसी पीरियड में हुई। ब्रिटेन के ने आयरिश स्वतंत्रता की मान्यता दी 1949 में। 1950 से 60 के बीच में उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना। 1957 में डीएनए की खोज, रूस ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा 1957 में, ठीक है। 1960 से 70 के दशक में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में। यूरोप में विरोध आंदोलन 1968 में। फिर हम लोग देखते हैं 1980 से 90 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस के नेता बने। 1985 में संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ। 1989 में, 1990 से 2000 ईस्वी के बीच की बात है, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। 1990 में रंग भेद को समाप्त करने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। उसी पीरियड में वैज्ञानिकों ने डोली 1997 में क्लोन भेड़ बनाई, जिससे आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद भी प्रारंभ हुए। एशिया और दक्षिण एशिया की बात अब हम लोग देखेंगे। 1720 से 30 में गोजिन टुसू जी चैंग नामक सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांगची ने छपाकर अधिकृत किया। फिर हम लोग देखेंगे 1740 से 1750 के बीच मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुत्ता का विस्तार किया।
50 से 1760 के बीच की बात है। एओकी कोन्यो, एक जापानी विद्वान ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया। 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। 1757 में फिर हम लोग देखेंगे 1780 से 90 के दशक की बात है। अंग्रेजों ने भारत में चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। फिर 1790 से 1800 ईस्वी के बीच रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना। 1799 इम्पोर्टेंट है। 1820 से 30 के बीच जावा के लोगों की डचों के खिलाफ बगावट। 1825 से 30 के बीच सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1829 में 1830 से 40 के बीच ओटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किया। 1839 ईस्वी में फिर हम लोग 1850 से 60 के बीच की बात है। थाईलैंड के राजा रामा चतुर्थ का शासन। उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत 1853 में, ठीक है। रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ 1853 में। महान विद्रोह जो हुई 1857 में की क्रांति इम्पोर्टेंट है। 1860 से 70 के बीच फ्रांसीसियों ने इंडो चीन यानी दक्षिण एशिया में आधिपत्य का प्रारंभ 1862 में। फिर 1870 से 80 के बीच जापान की प्रथम रेल सेवा जापान की टोक्यो में याकोहामा का प्रारंभ 1872 में। दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल 1876 से 78 के बीच 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इम्पोर्टेंट है ये। 1880 से 90 के बीच में ब्रिटेन में म्यांमार का अधिकार किया। 1885 से 86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, देखते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, उस टाइम का ये सीन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। एशिया और दक्षिण एशिया की बात 1900 से 1910 में जापानी जल सेना ने रूसी जहाजी बेरों को परास्त किया। 1905 में 1910 से 1920 में बेल्फोर घोषणा पत्र में फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया। 1917 में 1920 से 30 के बीच की बात है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में ईवी रामास्वामी नायर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। 1925 में इम्पोर्टेंट है। 1930 से 40 में इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन की स्थापना। 1934 में अर्देशीर ईरानी की आलम आरा 1931 में सबसे पहली टोकी फिल्म थी, बोलती फिल्म। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन 1940 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है। 1940 से 50 के पीरियड की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जापानी नगर हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में अणु बम गिरवाया, जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीनी लोकतंत्र गणतंत्र का संगठन 1949 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली 1947 में। 1950 से 60 के बीच बांगडुंग सम्मेलन 1955 में ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। भारत में गणतंत्र 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र। 1960 से 70 के बीच की बात है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना। 1964 में वियतनाम में युद्ध। 1965 से 73 के बीच सिरमाओ भंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी श्रीलंका की थी 1960 में। 1970 से 80 के बीच ईरान के शाह का तख्तापलट किया गया। 1979 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना का 1971 में। इम्पोर्टेंट है। 1980 से 90 के बीच बेइजिंग चीन के टियानमेन-चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन। 1989 में भोपाल यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट में रिसाव। 1984 में यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। 1990 से 2000 के बीच की इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण की टेस्ट किए 1998 में। इम्पोर्टेंट है।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप को देखेंगे। 1720 से 30 के बीच की बात करें, पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रचलन किया। 1727 में डच नाविक रोगेविन समोआ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा। 1722 में इम्पोर्टेंट है। 1730 से 40 के बीच स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया। 1739 में फिर 1740 से 1750 के बीच जुआन सेंटोस, जिसे अताहु अल्पा द्वितीय भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया, किंतु उसका विद्रोह असफल रहा। 1742 में 1760 से 1770 ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पोंटियक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1763 में कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में प्रथम 1768 से 71 के बीच। 1770 से 1780 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। 1776 में 1780 से 90 के बीच की बात है। अमेरिका का संविधान बना। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग 1787 में। फिर ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीप में प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे भेजा गया 1788 ईस्वी में। फिर 1800 से 1810 के बीच की बात है। मैथ्यू फिलिप्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया का नाम रखा, जिसका अर्थ है दक्षिण है। दक्षिण इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का नाम, इसका अर्थ है दक्षिण। 1801 से 1803 में। 1820 से 30 का साइमन बोलीवर जो है ने वेनेजुएला को स्वतंत्रता दिलाई 1821 में। 1830 से 40 में अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसू की पगडंडी, ये इम्पोर्टेंट है, में हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया, जिसमें बहुतों लोगों ने मार्ग में ही, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 1838 में ये कहा अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स जो है आंसुओं की पगडंडी कहा गया, जिसमें हजारों लोगों की मौतें हो गई। चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलपगोस द्वीप 1831 की यात्रा की, जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। 1840 से 50 में सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया। 1848 में किया गया। ब्रिटिश और माओरीस ने न्यूजीलैंड में वेटंगी की संधि 1840 पर हस्ताक्षर साइन किए। इसके बाद माओरीस लोगों ने अनेक विद्रोह किए। 1844 से 88 के बीच। 1850 से 60 के दशक की बात है। समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित यानी स्टीम जो है नियमित जलयान सेवा पहली बार शुरू की गई 1856 में। उत्तरी दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप के समूह के बीच देखेंगे। 1860 से 70 के बीच अमेरिका में गृह युद्ध। 1861 से 65 के बीच संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध हुआ। दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलियाई बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध 1868 में। 1870 से 80 के बीच टेलीफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, बिजली के बल्ब का इन्वेंशन हुआ। 1880 से 90 में कोका कोला जो की खोज हुई 1886 में। 1890 से 1900 के बीच न्यूजीलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। 1893 में इम्पोर्टेंट है। 1900 से 1910 के बीच राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। 1903 में ये पूछा जाता है। 1910 से 1920 के बीच हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रारंभ किया। 1913 में अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर खोली गई। 1914 में इम्पोर्टेंट है। इस टाइम में प्रथम वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो चुका था। पश्चिम सेमोआ की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई 1918 में। 1920 से 30 के दशक में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट। 1929 में इससे महामंडी का जो है दौरे शुरू हुआ। 1932 तक 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे। न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमोआ लोगों का विद्रोह 1929 में। 1940 से 50 के बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। ये ठीक है। 1950 से 60 के बीच क्यूबा क्रांति के बाद फिडेल कास्ट्रो 1958 में सत्ता में आए।
1960 और 70 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 में, अमेरिकी राष्ट्रीय अधिकार अधिनियम 1964 में और प्रजातीय पाठक के पर प्रतिबंध लगाया। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या 1968 में, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा 1969 में। 1970 से 80 के बीच महिलाओं के आंदोलनों के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिनियम पारित किया। टोंगा और फिजी में ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की 1970 में। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया और 1980-90 में न्यूजीलैंड की नाभिकीय अष्टमुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। 1984 में रेरोटोंग की संधि में दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अष्टमुक्त क्षेत्र न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया गया। फिर हम लोग देखते हैं आगे मूल निवासियों का विस्थापन। अब देखते हैं इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में हमने दक्षिण अफ्रीका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका की और हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप और से आए अप्रवासी बसने लगे। कहाँ से? यूरोप से जो आए। मान के चलिए ये आपको अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ यूरोप है, यूरोप से जो है यहाँ बसने लगे। फिर ये साउथ अफ्रीका यहाँ पर जाता है, ये जो है अफ्रीका है, इसमें साउथ अफ्रीका। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। फिर यहाँ आपको जो है एशिया है, ये एशिया है, एशिया है। उसके बाद ये जो यहाँ नॉर्थ अमेरिका है। फिर यहाँ आपको साउथ अफ्रीका आ जाता है। और ये जो है यूरोप से जो है अफ्रीका में आके बसने लगे, साउथ अफ्रीका में, फिर एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सभी में विस्तार होने लगा धीरे धीरे। इस प्रक्रिया से वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को एक दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मात्र देश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश की दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आए। आपस से आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक है और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई। वे शहरों में मुश्किल से ही नज़र आते हैं और लोग भूल गए हैं कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था। और यह भी कि कई नदियाँ, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने थे। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में जो थे सस्काचेवान, ऑस्ट्रेलिया में बलांगोंग और परामाटा, ये थे। इस तरह से इसको याद रखेंगे। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता है कि किस तरह यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यहाँ बताने के कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उन पर अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। बहुत बाद में 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयां करने यानी मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के म्यूजियम में देसी कला और दीर्घाएँ तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष म्यूजियम को देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों को देख रेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद कैसे थे? स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं शताब्दी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे शहरों ने अपनी व्यापारिक एक्टिविटी का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का ही उपनिवेश ही था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं शताब्दी से यह बहुत साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो कंट्रोल स्थापित किया गया उसकी प्रकृति नेचर में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक
कंपनियों ने अपने ही राजनीतिक कहाँ दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो है वहाँ स्टार्ट करने लगे। कंपनी ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया, अपने इलाकों का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा, भूस्वामियों से टैक्स वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का भी निर्माण किया, खदानें खुदवाए, बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र सभी जगह समुद्रों तटों पर ही व्यापार करते रहे। समुद्र जहाँ थी उसके नज़दीक 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का एक समझौता हुआ। सेटलर जिसको आबादकार सब दक्षिण अफ्रीका में डच यात्री जो थे आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहां फ्रांसीसी भी एक राजभाषा थी। नई दुनिया के देशों को यूरोपवासियों द्वारा दिए गए नाम को देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे। अमेरिका, पहली बार अमेरिको वेस्पुकी 1451 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त हुई, इम्पोर्टेंट है। कनाडा की बात करें, कनाडा से निकला शब्द 1535 में खोजी जाकर कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्यूइस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते थे। न्यूजीलैंड की बात करें तो हॉलैंड के तापमान द्वारा दिया गया नाम, जिसे सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था, पिक को। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, जी, ठीक है। ये सब देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग कल पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जो उत्तरी अमेरिका को अच्छी तरह से देखेंगे। उत्तरी अमेरिका जो है उसको देखेंगे, फिर साउथ अमेरिका को देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ उत्तरी अमेरिका है तो यहाँ साउथ अमेरिका है, उसके बाद यहाँ यूरोप पड़ता है तो यहाँ अफ्रीका पड़ता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ एशिया है। इन सब को हम लोग कल उत्तरी अमेरिका को देखेंगे पार्ट 2 में। इस तरह से आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल में न्यू है तो कृपया शेयर करेंगे वीडियो को और लाइक भी कर देंगे।